वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। हम लोग लास्ट क्लास में जो लिख चुके हैं सारी बातें तो लिख ही ली हैं। मैं आपसे कुछ थ्योरी की बात करना चाहता हूँ। थ्योरी की कुछ पॉइंट लिख लेंगे। पहली चीज लिख लेंगे एडवांटेज ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। एडवांटेज ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। एडवांटेज ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। पहला एडवांटेज लिखा जाए एज द डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल एज द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल as the deflection of the coil is proportional to the current as the deflection of the coil is proportional to the current passed through it is proportional to the current passed through it. So a linear scale can be used to measure the deflection. ठीक है, next. A moving coil galvanometer can be made highly sensitive. A moving coil galvanometer, MCG लिख लो. A moving coil galvanometer, शॉर्ट में लिख लिया करो MCG. A moving coil galvanometer can be made highly sensitive by increasing NBA and decreasing K by increasing NBA N कॉमा B कॉमा A, वो दिख रहा है ना ऊपर NBA. करंट सेंसिटिविटी लिखा तो है, अच्छा इधर वोल्टेज सेंसिटिविटी है क्या? अच्छा हाँ, ये मेरी मुंडी के ऊपर है तो BNA या NBA एक ही बात है. N कॉमा B कॉमा A by increasing N comma B comma A and decreasing K. Next, as the coil is placed in a strong magnetic field, as the coil is placed in a strong magnetic field, of a powerful magnet, as the coil is placed in a strong magnetic field of a powerful magnet, its deflection is not affected by external magnetic field. Its deflection is not affected by external magnetic field. This enables us इसी में है, continue. This enables us to use the galvanometer in any position. Next, as the coil wounds over a metallic frame, as the coil is wound over a metallic frame, the eddy currents produced in the frame
एडी, EDDY, EDDY, AC पढ़ेंगे उस वक्त बताएंगे, है ना। द एडी करेंट्स प्रोड्यूस्ड इन द फ्रेम ब्रिंग द कॉइल टू रेस्ट, bring the coil to rest quickly. As the coil is wound over a metallic frame, the eddy currents produced in the frame bring the coil to rest quickly. Eddy currents क्या होता है? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड से किसी फ्रेम को पास करते हैं तो उस फ्रेम में कुछ सर्कुलर करंट्स फ्लो करने लगती हैं। वो सर्कुलर जो करंट्स होती हैं उनकी वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है जो एकदम अपोजिट डायरेक्शन में होता है। उस टॉर्क की वजह से वो जो कॉइल है उसका जो ऑसिलेशन है वो धीमे धीमे कम होता जाता है, डैम्पिंग टाइप का ऑसिलेशन होता है। जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी की लोड लेना, अभी चिल मारो। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज। एडवांटेज लिख लिया, अब डिसएडवांटेज लिखो। अरे भाई सौंदर्या, सौंदर्या नाम नहीं तेरा? क्या नाम है? मोहिनी। सौंदर्या भी तो थी। अच्छा, सुंदर हो गई वो। पहला डिसएडवांटेज है सेंसिटिविटी कैन नॉट बी चेंज्ड एट विल। अपनी इच्छा से सेंसिटिविटी को नहीं बदला जा सकता। सेंसिटिविटी कैन नॉट बी चेंज्ड एट विल। सेंसिटिविटी कैन नॉट बी चेंज्ड एट विल। अपनी मर्जी से सेंसिटिविटी को चेंज नहीं किया जा सकता। दूसरा, ऑल टाइप्स ऑफ एमसीजी, all types of MCG, second point, second disadvantage, बस दो ही हैं, है ना। all types of MCG are easily damaged by overloading. अब आप लोग बात हमें बताइए कि एनसीईआरटी में जो आपका ये चैप्टर नंबर 4 है, इस चैप्टर नंबर 4 में यहाँ पे ये अध्याय समाप्त हो जाता है। इसमें जो कन्वर्जन्स हैं एमीटर से वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर से एमीटर और वोल्टमीटर के, वो मैं पहले पढ़ा ही चुका हूँ, तो मैं वापस से पढ़ाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं है, ये चैप्टर समाप्त हो गया है। तो मेरे हिसाब से अब अपने को कुछ क्वेश्चंस कर लेने चाहिए, या फिर अपन ने तुम्हें डायपोल पे टॉर्क तो पढ़ा ही दिया है, डायपोल पे पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक डायपोल पे, और पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ वर्क डन, क्योंकि वर्क डन से पोटेंशियल एनर्जी आती है जब 90 डिग्री वाला, याद है वो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करी गई थी, उसकी जो पोजीशन मानी थी रेफरेंस में 90 डिग्री मानी थी, वहाँ से थीटा डिस्प्लेस करने के लिए जो भी वर्क करना पड़ता है, तो वो पढ़ा के भी अपन ख़त्म ही करते हैं, ठीक है। तो फिर ये अध्याय समाप्त हो जाएगा, अगला अध्याय भी आधा समाप्त हो जाएगा इतना पढ़ने से। तो लिख लिया जाए अगली हेडिंग, वर्क डन इन रोटेटिंग ए मैग्नेटिक डायपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग ए मैग्नेट डायपोल। Work done in rotating a magnet dipole. Magnetic dipole. ठीक है जी, शुरू करें? चलो भाई शुरू करते हैं फिर। वैसे तो आप लोग इसको खुद भी लिख सकते हैं, मेरी ज़रूरत नहीं है इसको लिखाने में।
रहने फिर, कौन है ये? भोला बच्चा, बार बार शोषण हो रहा है तेरा। देखो, मैग्नेटिक डाइपोल को अगर तुम्हें वर्क कराना है तो मैं चाह रहा हूँ कि वर्क डन का कैलकुलेशन है, अगर अपन डाइपोल को फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 अगर हम लेके जाएं तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो थीटा 1 से थीटा 2 लेके जाने में जो वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए जो वर्क का फॉर्मूला है, वर्क का फॉर्मूला तो टाउ डी थीटा का इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 1 से थीटा 2 ही है। टाउ तुम्हारे पास कितना था, एम बी साइन थीटा, एम क्रॉस बी मतलब एम बी साइन थीटा, डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 से थीटा 2। तो ये हो जाएगा एम बी साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 से थीटा 2। तो बच्चों ने इसे सॉल्व कर लिया, माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, आगे की तरफ एक माइनस लगा हुआ है तो वर्क डन हो जाएगा एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। पहले भी यही आया था, पहले यहाँ पर था पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इस बार क्या बन गया है, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अगली हेडिंग लिख ली जाए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, डाइपोल की स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। कैसी तबीयत है भाई आहाना, जिंदा? आज तो आई तेरी सहेली गायब हो गई। कौन सी वाली? ऋतिका, कठिन नाम वाली ना? और भाई ठीक है सब? हाँ, आज तो कपड़े सही पहन के आए, नीचे भी पूरा पहन के आया है। हाँ भाई, वेरी गुड। ये शरीफ लड़कों की तरह आया है आज। हाँ। माइनस वाला, ये कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 था ना, तो नेगेटिव अंदर गया तो कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। वो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं तब होता है। तो अगली हेडिंग लिखी जाए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। डेफिनेशन लिख ली जाए, इसकी डेफिनेशन शब्दशः लिखेंगे। डेफिनेशन इसकी ये कहती है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज डिफाइंड एज, potential energy of dipole is defined as work done, is defined as work done in rotating the dipole, work done in rotating the dipole from a direction perpendicular, from a direction perpendicular, from a direction perpendicular to the given direction, perpendicular to the given direction। मतलब थीटा 1 90 डिग्री हो गया, मतलब तुम्हारा अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो तुम्हारा जो एम वेक्टर है वो पहले यहाँ पर है, तो थीटा 1 की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। अब तुम्हें इसे कहीं भी थी घुमा दो, तो यहाँ पर मान लो घुमा दिया तो थीटा 2 की वैल्यू कोई थीटा हो गई, ये थीटा 1 है, ये एम वेक्टर की फाइनल पोजीशन हो गई, तो थीटा 2 की वैल्यू थीटा है। उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो वर्क डन है, वही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वर्क डन विल बी एम वी कॉस 90 माइनस कॉस थीटा, कॉस 90 जीरो होता है, पोटेंशियल एनर्जी बन गया एम बी 0 माइनस 1, तो पोटेंशियल एनर्जी बन गई
माइनस ए वन थोड़ी है, थीटा होगा, कॉस थीटा, तो माइनस एम बी कॉस थीटा, इट कैन बी रिटन एज माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सेम है, एकदम सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है। सेम चीज ही पढ़ रखी है अपन ने, पहले अपन ने लिखा था पी कॉस थीटा माइनस में माइनस पी डॉट ई पोटेंशियल एनर्जी हो गई थी। क्या हुआ बेटा? बिल्कुल है। ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और फिर वो 4 बजे आएंगे, उनका क्या होगा? अच्छा, कितने लोग आए हैं? जो लोग 4 से 6 वाले कितने लोग आए हैं अभी? 3 2 5 और 1 6। तुम भी हो? 7। कौन रह गया? कौन था और? एक वो बच्चा था। नहीं बेचारा। हाँ? नहीं नहीं, एक और है ना वो लड़का। कुछ आरव है, वो हृदय कौन है? हाँ। कौन? अपने मन से ही बोल रहा है। और वो आरव का? आरव को बुलाना पड़ेगा। अच्छा, टाइमिंग क्या सैटरडे को चेंज कर लिया जाए? क्या मतलब तुम लोग फिर दोपहर में खाना वाना फिर? वैसे ही नहीं सोचते? हाँ, बोल 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 बोल। 4 से 8 ले लिया करो। तो बाकी लोग हैं, उन्हें भी तो जिंदा रहना है ना बेटा। अभी तुम्हारी सहमति गिर गई। हम्म। क्या? क्यों बुलाना है? आराम से बुलाते हैं ना। अच्छा, एक काम करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। बच्चों को नहीं। हाँ, हो चुका है। हाँ, नहीं तो अभी अभी कर लेते हैं ना बात। हाँ। देखो, बात है ऐसी कि अगला क्वेश्चन करते हैं। मतलब पहला, अब क्वेश्चंस का दौर एनसीईआरटी का शुरू हो रहा है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप लोग चाहे खुद भी कर सकते हैं, आप लोग चाहे मैं कराना चाहूँ तो मैं करा दूँ, जैसा भी आप लोग बोलें। हाँ जी। अब जब
आज की क्लास जो भी होगी शाम को वो एक्स्ट्रा होगी, तुम लोगों को वो चीज़ मंडे को पढ़ाएंगे। समझ में आ गया? अगर ख़त्म हो जाएगा तो ठीक है, वरना न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू रहेंगे। सब कुछ कंटिन्यूएशन में ही है। करो भाई, आप लोग क्वेश्चंस करो, तब तक मैं इनका सोल्यूशन ढूंढता हूँ। ये क्या क्वेश्चन है? स्ट्रेट वायर ऑफ मास दे रखा है, लेंथ दे रखी है, करंट दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, हवा में लटका हुआ है। इस वायर का एफवीडी बना लिया होगा, इस वायर में करंट जा रही है आई, तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो आइडियल क्रॉस बी, तो फोर्स किधर आया? ऊपर। इस फोर्स को काउंटर बैलेंस कौन कर रहा होगा? ग्रेविटी, तो फोर्स शुड बी इक्वल टू एम जी। तो जो फोर्स है वो है आई एल बी, बताने की जरूरत नहीं है, दिस शुड बी इक्वल टू एम जी। बी की वैल्यू पूछा है, मतलब आंसर है एम जी अपॉन आई एल। मास कितना है? 200, मतलब 0.2 के जी। ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लिया। जी की वैल्यू 10 रख देते हैं। करंट हमारे पास कितनी है? 2 एम्पियर, और लेंथ है हमारे पास 1.5 मीटर। सॉल्व हो गया। तो आंसर आ गया कितना? 2/3 टेस्ला। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन। हाँ, मतलब ऐसा ही एग्जाम्पल है, इनमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, तुम खुद पढ़ के खुद भी समझ सकते हो। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इस चित्र को ना इन्होंने बड़ा प्यारा बनाया हुआ है एनसीईआरटी में। ये एक्स एक्सिस है, ये वाला जेड एक्सिस है। अगर ये एक्स और ये जेड है तो प्लस वाई अंदर की तरफ होगा, तो ये प्लस वाई अंदर की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड इसीलिए सब जगह किधर है? अंदर की तरफ। इतना चमक गया। बोल रहा है कि द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब तुमने एक चार्ज पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके छोड़ दिया, और मैग्नेटिक फील्ड रीजन में अंदर की तरफ है। विच वे वुड द लॉरेंट्ज फोर्स बी फॉर एन इलेक्ट्रॉन? नेगेटिव चार्ज के लिए किधर होगा और पॉजिटिव चार्ज के लिए किधर होगा, ये बातें हमसे कर रहा है। डायरेक्शन पूछ रहा है सिंपली। तो देखो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो जो फोर्स होता है किसी भी मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड में, क्यू वी क्रॉस बी होता है। वी क्रॉस बी करना किधर आ रहा है? ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा? वी क्रॉस बी किधर आया? ऊपर। और ऊपर की तरफ क्या है? जेड एक्सिस। तो जो फोर्स होगा वो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये जो प्रोटॉन होगा पॉजिटिव चार्ज पे, तो कितना हो जाएगा? प्लस के कैप के अलोंग, ठीक है। और अगर नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? माइनस के कैप। मैं सोचूंगा भी नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उस पर वी क्रॉस बी करूंगा तो वी क्रॉस बी तो ऊपर आएगा, लेकिन नेगेटिव है तो किधर हो जाएगा? नीचे। तो इस पर फोर्स आ जाएगा नीचे, इस पर फोर्स आ जाएगा ऊपर। हालांकि दोनों ही सर्कुलर पाथ पे जाएंगे, एक ऊपर की तरफ सर्कल बनाएगा और एक नीचे की तरफ सर्कल बनाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन था। इसके सोल्यूशन में क्या लिखा है जरा पढ़ के देख लो, कुछ डाउट हो तो मुझे बता देना। है ना, सोल्यूशन एनसीईआरटी में इतने गंदे होते हैं। सिंपल भाषा में बात करोगे तो ये प्लस माइनस जेड की तरफ जा रहा है नेगेटिव, और पॉजिटिव जा रहा है प्लस जेड की तरफ। दैट्स इट, बस इतना सा बात है। हाँ? ऊपर वो एक्चुअली क्या है ना, मजे लेने के लिए। कुछ जो भोले बच्चे होते हैं ना, उनके मजे कैसे लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करी जाए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि सारी चीज दे रखी है, रेडियस ऑफ द पाथ दे रखी है। व्हाट इज द रेडियस पूछी है, रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास दे रखा है, चार्ज दे रखा है, और उसकी स्पीड दे रखी है। तो ये तो हो गई स्पीड, ये हो गया मास, और ये हो गया चार्ज, और मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है, बी हो गया। अब कह रहा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। तो भैया टाइम पीरियड पहले पता होना चाहिए। टाइम पीरियड होता है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी
1 अपॉन टाइम पीरियड मतलब क्यू बी अपॉन 2 पाई m। क्यू की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मैग्नेटिक फील्ड 6 इंटू 10⁻⁻4। 2 इंटू पाई इंटू मास कितना है? 9 इंटू 10⁻⁻31। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फिर कह रहा है कैलकुलेट इट्स एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि जैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होगी कि नहीं होगी? तुमको स्पीड दे रखी है, मास भी दे रखा है, तो काइनेटिक एनर्जी पता चल गई। तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी तुम्हारे पास हाफ मास की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁻31 और स्पीड की जगह आप डालोगे 3 इंटू 10⁻7 का स्क्वायर। ये हो जाएगा ½ mv²। इससे जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? जूल में। अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इसमें कितने से डिवाइड करना चाहिए? ई से। ई से डिवाइड करते ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। खत्म। ये सॉल्व एग्जाम्पल है, आप लोग एनसीईआरटी में भी देख चुके होंगे, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो आंसर्स वगैरह एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, तो इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जो समझाने वाली चीज़ है वो मैंने समझा दी कि किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी और किस तरीके से इसका फ्रीक्वेंसी लिखी जाएगी। ठीक है उदित भाई? कुंडी ला रहा है? ये समझ में आ रहा है? तोड़ा तोड़ा समझ में आ रहा है सर, तोड़ा तोड़ा है। आजकल क्या पढ़ रहा है? नहीं नहीं नहीं, वो उत्कर्ष। क्या उत्कर्ष नाम है तेरा कि प्रत्युष है? उत्कर्ष प्रत्युष, प्रत्युष स्क्वायर, उत्कर्ष बाई प्रत्युष। आंसर वैष्णव गदा है। वो तो किसी और को बोला गया है। ठीक है जी, आगे चलें। अच्छा, ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना, मतलब कि इसको कन्वर्ट कैसे करना है जूल से? ये तो पता है ना, मतलब जूल से कन्वर्ट करने के लिए आपको जो भी क्वांटिटी है उसमें ई से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना, या फिर 10⁻³ से और डिवाइड। वैसे इसने कन्वर्जिंग फैक्टर दे भी रखा है, मैंने देखा नहीं। तो जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी, अच्छा मैं कर ही दूँ क्या? एनसीईआरटी में उन्होंने पूरा नहीं करके दिखा, उन्होंने सीधा आंसर दे रखा है। एनसीईआरटी में भी सीधा आंसर ही दिया है। जैसे पूरी क्वांटिटी है, इस पूरी क्वांटिटी को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। ठीक है जी, मेहनत नहीं कर रहा मैं। जिसके आंसर्स एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं बड़े बड़े, उनमें क्या ही मेहनत करूँगा। उन्होंने इतनी मेहनत से कैलकुलेटर से निकाले होंगे। मैं तो नहीं करने वाला। कहो तो आंसर लिख दूं सीधा? लिख लेंगे, वो तो सर खुद ही देख लेंगे। एनसीईआरटी से ही लिख देंगे। वैष्णव कुछ कह रहे हैं आप? अगले क्वेश्चन पे करते हैं। हाँ, सोल्यूशन भी है। तो कैलकुलेशन भी बच सकती है। कैलकुलेशन में भी तुमने देख लिया होगा, इन्होंने पहले रेडियस निकाला है, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए स्पीड अपॉन 2πr किया है। हालांकि अपन ने इस चीज़ को डायरेक्टली लिख दिया, दोनों से आंसर सेम आएगा। जैसे टाइम पीरियड क्या होता है, 2πr/v, इसी से सॉल्व करके तो अपन ने निकाला था 2πm/qb, याद है कि नहीं? तो उसने इसको फ्रीक्वेंसी के लिए उल्टा कर दिया है, तो अल्टीमेटली इसका ही उल्टा करके सेम ही आंसर आएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जूल में आंसर तो ये आ जाएगा सॉल्व होकर, जो अपन ने वैल्यू निकाली है इसको डिवाइड कर देंगे 1.6 टू 10⁻⁻19 से, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए अपन को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए,
या फिर 10⁻³ से डिवाइड कर देना चाहिए। ये कन्वर्जन सिखाना है क्या, या आता है? ये लिखने की जरूरत नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका भी तो सोल्यूशन नहीं है, पता चले फिर अपन मेहनत करें। ये ये क्वेश्चन क्या है कि एन एलिमेंट ऑफ डेल्टा एल, एक छोटा सा एलिमेंट लिया अपन ने डेल्टा एल, इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरीज अ लार्ज करंट 10 एम्पियर। मतलब ये जो डेल्टा एल है ना, इसमें से कुछ करंट फ्लो कर रही है, ये करंट है 10 एम्पियर। व्हाइट में व्हाइट दिख रहा है क्या? दिख तो रहा है। तो बोल रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। तुमने ये सब मत सोचो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तुम सिंपल ये सोचो कि एक करंट कैरिंग वायर है जिसकी लेंथ अपने को पता है, इसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर, दैट्स इट। उस 1 सेंटीमीटर लंबे वायर की वजह से यहां से कुछ x इज इक्वल टू, या स्मॉल r बोल दो, स्मॉल r इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर कितना यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये जानने की इच्छा है। तो जैसे डायरेक्शन की बात करेंगे तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर किधर होगा, बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड तो मुझे पता चल जाएगा और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर हो जाएगी, बाहर। तो यहाँ पर ये जो डॉट है ना, उससे उसने डिनोट भी कर रखी है डायरेक्शन। जो डायरेक्शन होगी वो प्लस k कैप के अलॉन्ग होगी। कितना चमक गया? अब कैलकुलेशन के लिए आप आगे मेहनत से बचेंगे अपन, क्योंकि एग्जाम्पल है तो अपन ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। ये एलिमेंट बहुत छोटा है, इस बहुत छोटे एलिमेंट की वजह से यहाँ पर सीधा आप बायो सावर्ट लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। बायो सावर्ट लॉ कहता है कि भाई छोटे से एलिमेंट की वजह से, छोटे से करंट एलिमेंट आईडीएल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो μ0/4 आईडीएल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर होता है। ये अपन ने सबसे पहली क्लास में ही देखा था। इसमें अपन सारी वैल्यूज को डाल देंगे। तो जैसे μ0/4 तो तुम्हारे पास 10⁻⁻7 है। क्या हो गया रे कछुए, सोच क्यों चला रहा है? करंट अपने को दे ही रखी है, डीएल मतलब वही छोटा सा एलिमेंट जिसकी लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो वो डीएल की वैल्यू इन्होंने यहाँ लिख रखी है। हाँ ये गया, ये सबसे पहले लिख रखी है। फिर बात आती है साइन थीटा। अब साइन थीटा के लिए ऐसा सोचो कि साइन थीटा आखिर था क्या। जो थीटा एंगल था वो था आइडियल और आर के बीच का एंगल। तो ये अगर करंट कैरिंग वायर है, यहां पर हम बात कर रहे हैं, तो आर वेक्टर की डायरेक्शन ये है, आइडियल इधर है, तो इनके बीच का ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। इसीलिए यहां पर जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। तो साइन थीटा 1 हो गया। सारी वैल्यू डाल दो, आंसर आ गया, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन तुमने वैसे भी निकाल रखी है, बाहर की तरफ आ रही है प्लस k कैप। तो डायरेक्शन उन्होंने कहाँ लिखी है, प्लस जेड डायरेक्शन, ठीक है ना। और नीचे तो एक्सप्लेन कर रखा है कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये रिवाइंड कराया है, आई क्रॉस जे क्या होता है, जे क्रॉस के क्या होता है, के क्रॉस आई क्या होता है, ये सब बातें बता रखी है। ये तुम्हें पहले से पता है, रिवाइंड कराना है क्या? अच्छा, मैंने बता दिया था, मतलब मैं तो बहुत भूला हूँ फिर। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था। ये एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अगर ट्रेडिशनल क्वेश्चन में ये वायर की लेंथ बहुत ज़्यादा होती और यहाँ पर ये एंगल सबस्टेंड कुछ θ1 और θ2 कर रहा होता, तो फिर हमको फॉर्मूला लगाना पड़ता μ0/4 I/r साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये एलिमेंट जो वायर है, इस वायर की लेंथ बहुत कम है, इसलिए हमने ये फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया। हमने बेसिक जो होता है बायो सावर्ट लॉ उसका इस्तेमाल किया। ये भोले से क्वेश्चन, भोले वाले क्वेश्चन, इन भोले वाले क्वेश्चंस को पढ़ लिया जाए, ऐसे क्वेश्चंस अपन कर चुके हैं, तो आप लोग एक बार देख लीजिए। और सॉल्यूशंस तो नहीं है, चलो है, मतलब मेहनत तो आज तो मुझे कुछ करनी नहीं है। क्या कह रहा है क्वेश्चन ये, 12 एम्पियर का एक वायर है जो अपन ने 2 सेंटीमीटर आर के साथ हमने इसको मोड़ दिया। ए और बी दो फिगर है, एक में ऊपर मोड़ा है, एक में नीचे मोड़ा है। कंसीडर द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ आर्क। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड फील्ड
ड्यू टू द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो इसका मतलब इसका आंसर तो मुझे पता चल गया कितना है, 0। इन व्हाट वे द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द सेमी सर्कल्स डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ अ सर्कुलर लूप? अच्छा, मतलब सेमी सर्कल का जो कंट्रीब्यूशन है मैग्नेटिक फील्ड में, वो एक सर्कुलर लूप से किस तरीके से डिफर कर रहा है, हमें ये जानने की इच्छा है। इन वॉट वे डज इट रिसेंबल? देखो भाई, अगर तुम इस पूरे लूप की बात करोगे, इस पूरे लूप की वजह से सेंटर पे कितना होता है? 0 नहीं होता भाई। म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो आधे सर्कल की वजह से कितना हो जाएगा? तो नीचे जहां पर म्यू नॉट आई बाई 4r, तो इनमें जो रिलेशन है वो इस तरीके से है कि आधे सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, कम है, कम है, और पूरे सर्कल का ज्यादा है। पूरे सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड आधे के 2 गुना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड किस पे कर रहा था? अल्फा पे। आर का मैग्नेटिक फील्ड था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू अल्फा। हाफ सर्कल के केस में अल्फा पाई है, और फुल सर्कल के केस में अल्फा 2 पाई है। लिखने की जरूरत नहीं है, सब चीजें लिखी हुई है। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है? वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द वायर वर बेंट इनटू अ सेमी सर्कल आर्क ऑफ सेम रेडियस बट इन अपोजिट वे एज शोन इन द सेकंड फिगर? तो इसमें मैग्नीट्यूड पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। तो इस तरीके से अपने इस क्वेश्चन में हर एक पॉइंट सोच लिया है। हाथ पर चला के देख लो, पैर नहीं चलाना, हाँ बस हाथ ही हाथ चलाना। सोल्यूशन की बात करी जाए तो सोल्यूशन ये कहता है, पढ़ लो यार, तुम मेहनत का काम है, और मुझे पूरी उम्मीद है पढ़ के कभी समझ में नहीं आते एनसीईआरटी के सोल्यूशन। DL for R and each element straight current wire are parallel, then DL cross R straight wire and contribute to be है। समझ गए? पहले वाले का मतलब 0, पहले वाले का मतलब है 0, क्योंकि एंगल कितना है? 0। क्योंकि हमें पता है वायर के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? 0, क्योंकि थीटा कितना हो जाता है? 0। बस ठीक। दूसरे वाले में क्या कह रहा है? फॉर ऑल सेगमेंट ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्क डीएल क्रॉस आर आर पैरेलल टू ईच अदर into the plane of the paper, all such contribution add up in the magnitude. Hence, direction of magnetic field of a semicircular arc is given by the right hand rule. भाई सुन मेरी बात, जो मैंने बता दिया, आधा का आधा और डबल का डबल, मतलब पूरे का डबल, आधे का आधा, क्योंकि आधे में एंगल है पाई और पूरे में एंगल है 2 पाई। ठीक है, ये सही लग रहा है? हाँ, ये तो पता नहीं क्या लिखा है। सेम मैग्नीट्यूड ऑफ बी बट अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, ये तो समझ रहे हैं, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। क्यूट है वो तो है। हाँ, शर्म आ गया, अरे यार शर्म से लाल हो गया बेचारा। ठीक है, हाँ भाई, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, तुम तो पढ़ रखे हो ना, ये कुछ कुछ हवा लग रही है। हाँ हाँ, इसी के सामने बैठा है ना, इसीलिए लग रही है। भाई साहब, इसमें भी अपन को कुछ नहीं करना है, ये एक्चुअली क्वेश्चन भी वाहियात है। इस एग्जांपल को देखोगे, फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है बस। उसने नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया, रेडियस दे दी, करंट दे दिया, तो आर पता है, आई पता है, एन पता है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तो हमको फॉर्मूला पता है, सेंटर पे एक कॉइल की वजह से कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 2r, और ऐसी कितनी कॉइल है? तो ये कैपिटल आर ले लो, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया, और बाकी सबकी क्या डाल देनी है? वैल्यू। ठीक है, कोई मेहनत का काम है क्या? ठीक है भाई, तो ये समाप्त होता है। ये खत्म हो गया ना बेटा इस क्वेश्चन। क्या यार उदित, क्या कर रहा है? रोज आएगा थोड़ी देर में तू। जैसे इस चित्र को देख के ना तुम घबराना नहीं, ये चित्र सही नहीं है। मतलब ये क्रॉस सेक्शन एरिया बनाना चाहिए था, लेकिन वो क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा अजीब सा बना दिया है इन्होंने।
क्या कह रहा है कि फिगर शोज अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सेमी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए, मतलब ये वायर है तो क्रॉस सेक्शन आइडियली ऐसा होना चाहिए था दिखने में, इन्होंने ऐसा बना दिया सामने से चला के सीधा सामने ऐसा देख तू, ऐसा नहीं है। कह रहा है कैरिंग अ स्टेडी करंट आई, द करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस दिस क्रॉस सेक्शन, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड रीजन आर लेस देन ए एंड आर ग्रेटर देन ए। हे मेरे नलायको, एक आर की वजह से यहाँ पर हमने कैपिटल आर है, हमने आर लेस देन कैपिटल आर एंड आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए ड्राइव कर रखा है एम्पियर सर्किटल लॉ से। याद आया? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलिंड्रिकल कंडक्टर, याद आ रहा है? वही डेरिवेशन है, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो ये काम की चीज है। और उस टाइम बोला भी था कि शुरू के दो इंपॉर्टेंट है, तीसरा वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे बोला था ना। अरे तुम्हें ये भी याद नहीं क्या? याद है? अच्छा अच्छा। पन्ने पलटने पड़ रहे हैं फिर तो मतलब कंडीशन थोड़ी खतरनाक है। ठीक है, क्या हाल है तुम्हारे? ठीक हो? अरे यार तुम लोगों का पेपर हुआ था यार। आओ बातें करें यार, आज तो बातें ही नहीं करी अपन ने। भाई अब तो ये कंडीशन आ गई है कि अपने जो स्टूडेंट हैं उनकी शादी होकर उनके भी बच्चे हो गए हैं। अभी अब जब भी मैं अपना इंस्टाग्राम खोलता हूँ कोई ना कोई स्टूडेंट की शादी हो रही होती है, किसी की एंगेजमेंट हो रही है, किसी के बच्चे हो रहे हैं। अलग ही माहौल है भाई। हम तो क्या देख रहे थे, गलती से इंस्टाग्राम खुल गया था और उसमें वो पहले फोटो वही दिखा कि एक स्टूडेंट की एंगेजमेंट हो गई है, वो गोवा के बीच पे जाके फोटो शूट करा रहे हैं। वाह, छी 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 छी। अरे कौन सा ग्रुप है अपना यार दोस्त? ये क्या? हाँ जी, मेरे प्रिय कछुओं और कछुओं, बात ऐसी है कि तुम लोगों के मार्क्स तो बड़े प्यारे आए हैं। जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा था, बच्चों ने इस बार फिजिक्स में पहले के कंपैरिजन में अच्छा स्कोर किया है क्योंकि पेपर इजी था। पहले कंपैरिजन में इजी था पेपर, और इस बार मैंने इस तरीके से तुम्हारे मार्क्स बनवाए थे कि भाई हर सब्जेक्ट में ऐसा करो कि अब से शायद तुम्हारे मार्क्स में ऐसे ही आएंगे कि कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव। क्योंकि एक साथ मुझे मालूम नहीं पड़ रहा था तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, अब मुझे पता है तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने सही हैं कितने गलत हैं। आदित्य जैन का है, तूने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए कि 3 क्वेश्चन छोड़ के फिजिक्स में? मैं देख एक चीज समझ, तूने 15 क्वेश्चन सही है लेकिन तेरे 7 क्वेश्चन गलत हैं। अगर वो 7 क्वेश्चन अगर उन्हें छोड़ सकता था तो ज़्यादा बेटर होता। नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना, स्कूल का पेपर थोड़ी था। तुक्का नहीं मारना है, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रख, नीट जेई के पेपर में कभी तुक्का नहीं मारना। तुक्का मारने की भी एक ट्रिक होती है, जब तुम 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दो फिर खेल सकते हो। मतलब तुम डैम श्योर हो कि ये दो तो हो ही नहीं सकते, और तुक्का सिर्फ बायो में ही लग सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो भूल जाओ। तो तुक्का नहीं मारना कभी, उससे निगेटिव ही होते हैं। और पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन, चलो अपन बना रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ 3 क्वेश्चन लाइन से ए ऑप्शन सी 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 हो गए, या लाइन से ऑप्शन ए हो गए, तुमने तुक्का मारा गलती सही हो गए। लेकिन जब भी तुम एग्जाम देने जाओगे फाइनल एग्जाम में, जो पेपर बनता है वो ऐसा रीशफल होता रहता है। किसी के में वो होता है क्वेश्चन नंबर ए हो, किसी में बी हो, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे 3 क्वेश्चन के आंसर सेम हो जाए। वो इस तरीके से अरेंज होते हैं, और कोई पैटर्न फिक्स नहीं होता। तो भाई ये तुक्के नहीं मारने। वैभव साहू का है ये बच्चा, कौन है वैभव साहू? इसके अच्छे मार्क्स आए हैं भाई, पहली बार ही आए हैं क्या इसके? इसके मार्क्स 171 है। उसके बाद जो मार्क्स हैं वो आदित्य जैन के हैं 149। फिर मार्क्स हैं हर्षिल के। क्या बेटा तुम फिजिक्स में फैल गए?
क्या बोला था मैं भूल गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। बट केमिस्ट्री में सही है, मैथ्स में भी सही नहीं है। ठीक है। फिर ये बायो वाले बच्चे का है, बायो वाले बच्चे में श्रिया का है। क्या बेटा, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करा फिजिक्स में, वो भी नेगेटिव। हाँ तो किताबें तो बड़ी बड़ी पढ़ रही है। करंट इलेक्ट्रिसिटी तो पूछा गया था, उसमें तो स्टार्टिंग से लास्ट तक सब पूछा था। तो बेटा 20 में से 25 क्वेश्चन थे ना, 25 में से अपन ने एक क्वेश्चन किया है वो भी गलत किया है। पॉइंट ये है, तो थोड़ा ना ऐसा मतलब सॉलिड काम करना है, ये हवाबाजी नहीं करनी, एक नंबर वाली। -1 एक ही का दिख रहा है बस तेरा ही। अच्छा, केमिस्ट्री में तुम्हारा 0 0, और बायोलॉजी में 20 सही है 5 गलत है, 75 मार्क्स हैं भाई। शगुन 101, शगुन के तेरे टोटल मार्क्स 119 हो गए कैसे? फिजिक्स में तो तू फैल गई, केमिस्ट्री और बायो में अच्छा किया है। गुड। लेकिन भाई फिजिक्स में भी कर ले, फिजिक्स में तो बहुत गंदी हालत कर रखी है। लारण्या, वेयर इज योर सहेली? ऐसा तो नहीं घर से बोल के आई है मैं पढ़ने जा रही हूँ, बीच में गायब? बोला था आएंगे। ठीक है। तो भाई तुम लोगों के जो मार्क्स हैं, वैसे तो बहुत कम बच्चों ने पेपर दिया, 12 4 16, 16 में से एक बच्चा वो हटा दो मैथ्स वाला, कितने बचते हैं? 15, 15 बच्चों ने पेपर दिए। मतलब कितने थे, 300 मार्क्स का था ना पेपर? 300 का ही था ना? 300 मार्क्स के पेपर में अगर तुमको मतलब जेई मेंस में सेलेक्ट होना है तो तुम्हारे मार्क्स 200 से ऊपर होने चाहिए। अगर एनआईटी में जाना है तो 200 से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। मतलब श्योर है कि एनआईटी में अच्छी ब्रांच में मिल जाए, अच्छी एनआईटी में तो 200 से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। बाकी 200 से नीचे अभी कोई भी ऐसा नहीं है जो सेलेक्ट हो रहा है, कोई भी नहीं है तुम में से भी, अभी की कंडीशन ये है। हाँ? भाई मुझे ना पता, बातचीत कर ले पहले। अच्छा अच्छा, ये अपन कर चुके हैं, अपन ने ग्राफ भी बनाया था इसका, एम्पियर सर्किटल लॉ से, तो बताने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ पता है, सोलेनॉइड की रेडियस पता है, नंबर ऑफ टर्न्स पता है, तो उसकी टर्न डेंसिटी पता चल गई ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, करंट पता है। तो पूछना है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फॉर्मूला बताओ। म्यू नॉट एन आई, मतलब म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई, वैल्यू डालो और आंसर निकालो। आओ वैल्यू डालें। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? 500। करंटवा कितनी है? पांचवा। और लेंथ कितनी है? 0.5। तो रेडियस का कोई भी काम यहाँ पर नहीं है। फ्लेक्स फ्लेक्स तो नहीं पूछा ना? नहीं पूछा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 5000, 5000 इंटू 4, 5000 इंटू 4 20,000, 20,000 मतलब 2 पाई इंटू 10⁻20,000 मतलब 10⁻4। तो 4 और 7 मतलब -3। कितना आ गया? सॉल्व तुम लोग करोगे अपना अपना, मेरे भरोसे नहीं रहना है, मैं तो बहुत गलतियां करता हूँ। ठीक है, चलो, ये तो आसान है, इसमें कुछ करना है? फॉर्मूला में बस वैल्यू डालनी है। अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला जिसमें मतलब दिमाग लगाना हो भयानक वाला। सब में क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है। एक क्वेश्चन डेरिवेशन का था, वो अपन ने पहले ही एप्लीकेशन में कर लिया। इन्होंने पाई की वैल्यू भी डाल दी है, मैंने पाई की वैल्यू नहीं डाली। ठीक है ना, पाई की वैल्यू नहीं डाली मैंने, यही छोड़ दिया।
पाई की वैल्यू डाल के आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नहीं है, सही है। -3 आ रहा है ना, हाँ ठीक। चलो आगे देखते हैं। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ सर्टेन प्लेस इज 3 × 10⁻⁵ मतलब तुमको बी एच दे रखा है 3 × 10⁻⁵ टेस्ला। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैंने बी एस से डिनोट किया है, मतलब तुम्हारे लिए तो ये बी ही दे रखा है। एंड डायरेक्शन इज फ्रॉम जोग्राफिक साउथ टू जोग्राफिक नॉर्थ। देखो ये जो लाइन लिखी हुई है ना, अर्थ मैग्नेटिज्म करके एक पहले टॉपिक हुआ करता था एनसीईआरटी में, वो उसका ये क्वेश्चन बन जाता है। अर्थ मैग्नेटिज्म में क्या है कि जैसे अर्थ का जो नॉर्थ है वो इधर है, अर्थ का साउथ इधर है, तो ऐसा माना जाता है कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट रखी हुई है। उस मैग्नेट का जो ये जोग्राफिक नॉर्थ और जोग्राफिक साउथ है, ध्यान रखना, मैग्नेटिक नॉर्थ इधर है और मैग्नेटिक साउथ इधर है, ठीक है। तो जो फील्ड निकलती है फील्ड लाइंस की, वो ऐसे निकलती है, नॉर्थ से निकलेंगी और ऐसे साउथ में जाएंगी और इस मैग्नेट के अंदर घुस जाएंगी। तो इन सभी की जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड के अर्थ की, वो जोग्राफिक साउथ से लेके जोग्राफिक नॉर्थ की तरफ ही होगी। तो वो इस क्वेश्चन की पहली लाइन में यही बोला है कि डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज फ्रॉम जोग्राफिक नॉर्थ टू जोग्राफिक साउथ टू जोग्राफिक नॉर्थ। सही बात है, हालांकि इसको समझने की जरूरत नहीं थी, उसके बिना भी काम हो जाता, तो मैं समझाने के लिए। अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर is carrying a current of 1 ampere. What is the force per unit length on it when it is placed on a horizontal table? एक horizontal table पर हम इसको रख देंगे और उसकी दो डायरेक्शन है। पहले केस में कह रहा है कि हमने वायर को ईस्ट से वेस्ट की तरफ ले जाने की तरफ रखा है, लेकिन यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, साउथ से नॉर्थ। तो ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब अगर इस पे आइडियल क्रॉस बी करेंगे, आइडियल क्रॉस बी, तो फोर्स किधर आएगा, अंदर की तरफ आएगा, आया ना। अब अंदर की तरफ आने का मतलब है कि जैसे टेबल पे ये साउथ है ये नॉर्थ है, ये वायर ऐसे रखा है, तो अगर तुमने आइडियल क्रॉस बी किया तो फोर्स किधर आया, नीचे। नीचे मतलब ग्रेविटी की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ। तो बोल रहा है कि हमसे उसने फोर्स पूछा या कुछ और पूछा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछिए। तो फोर्स तो मुझे पता है, फोर्स होता है I/L/B साइन थीटा, थीटा की जगह कितना हो जाएगा 90। उसने हमसे F/L पूछा है, मतलब वो हमसे I/B जानने की इच्छा रखता है। I/B की बात करेंगे तो करंट हमें दे रखी है, दे रखी है क्या, दिख नहीं रही, अच्छा 1 एम्पियर ये गई, हाँ। तो करंट इज 1, मैग्नेटिक फील्ड 3 × 10⁻⁵। तो F/L की वैल्यू आ गई 3 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर। डायरेक्शन किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो डायरेक्शन इज वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर हम इसको साउथ से नॉर्थ रख दें, इसके दूसरे वाले केस में, पहला केस तो समझ में आ गया, दूसरे केस में हमने वायर भी ऐसे रख दिया साउथ से नॉर्थ और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, 0। तो यहाँ पर जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा I/L/B साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो अगर फोर्स ही 0 है तो फोर्स पर यूनिट लेंथ भी कितनी होगी, ठीक है। इजी इजी बातें सारी, देख लीजिए, या नहीं लिखना, लिखना है, हो सकता है सोल्यूशन दे रखा हो लेकिन सोल्यूशन ये थोड़ा सा बड़ा सा नहीं दिख रहा है, ये देखो कितना आसान, छोटा से मैं लिख दिया। आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तुम लोगों को कुछ होमवर्क नहीं दिया ना, तुमको एक पुस्तक दी थी पढ़ने के लिए। अच्छा तुम्हारा टेस्ट है ना अगले संडे,
मतलब कल तो है, कल तो किसका है, केमिस्ट्री का, अगले संडे है। उस टेस्ट का सिलेबस में अपन सिर्फ यही एक चैप्टर दे रहे हैं। हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी तो 2 बार पूछ ही लिया, एक बार नीट वाले पेपर में पूछ लिया और एक बार उससे पहले पूछ लिया। वो तो जब बनाऊंगा तब देखूंगा। 30 का बनाया था ना पिछली बार। वो सोच रहा है शायद, शायद 25 का बना दो सर। देखते हैं, सड़ो देखते हैं। क्लास खत्म, क्या टाइम हो गया क्या? अरे यार, ऐसे कैसे पाप कर रहे हो, इतनी जल्दी खत्म? समय समाप्ति की घोषणा एग्जाम्पल करके खत्म करते हैं ना। अच्छा। एग्जाम्पल्स कितने हैं ये देख लेने दो एक बार मुझे। 10, 10, 10 के बाद 10, 11 एंड 12। हाँ तो ठीक है, फटाफट अपन खत्म करते हैं। क्या कह रहा है बेटा? क्लास भी लेने वाला मैं हूँ, छोड़ने वाला भी मैं ही हूँ, क्यों रो रहा है? अच्छा, जैसे एग्जाम्पल नंबर 4.10 कह रहा है कि 100 टर्न्स हैं, एक अपन ने सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पता चल गई, आर पता चल गया, आई पता चल गया। तो पहले पार्ट में कह रहा है कि व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो सेंटर ऑफ द कॉइल का फॉर्मूला क्या था बेटा? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। तो ये कैपिटल आर है रेडियस, फॉर्मूले में वैल्यू डाल देंगे आंसर आ जाएगा, नॉट अ बिग डील। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉइल। तो मैग्नेटिक मोमेंट की अगर अपन बात करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला था एन आई ए। तो नंबर ऑफ टर्न्स पता है अपन को, रेडियस पता है और करंट पता है। एरिया के लिए अपन एक काम करेंगे, एन आई, ये एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, अगेन वैल्यू डालेंगे आंसर आ जाएगा। तो ये 2 पार्ट तो इसके खत्म कर दिए अपन ने। अब इसका सेकेंड वाला पोर्शन है जो थोड़ा सा बड़ा सा दिख रहा है। द कॉइल इज प्लेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन, कॉइल वर्टिकल प्लेन में रख दी है, फ्री टू रोटेट अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करने के लिए फ्री है, विच कॉन्साइड विद इट्स डायमीटर। ओके, मतलब डायमीटर के अलोंग है, ऐसे समझिए कि जैसे ये कॉइल, ये कॉइल दिख गई, इस कॉइल का ये डायमीटर हो गया, तो डायमीटर हॉरिजॉन्टल है कि नहीं? अभी घूमने के लिए तैयार है, इस एक्सिस के अबाउट घूमनी है, तो एक्सिस के अबाउट ऐसे तो घूमेगी। समझ गया बात को? तो किलो, हाँ हाँ थी तो 10:30 से थी ना, 11:30 से। नहीं, 1 से 3 तो है, 11:30 वाली में क्यों नहीं आए? ग्रुप में मैसेज तो आया था। गंदी बात, बैठो। तो आधी क्लास तो खत्म हो गई, आधी और पढ़ते हैं। अच्छा, आधी से कम, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमसे जो दूसरा पार्ट कह रहा था कि जो हॉरिजॉन्टल है और डायमीटर, जो कहाँ गया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विच इज कोइंसाइड विद इट्स डायमीटर, a uniform magnetic field 2 Tesla in the horizontal direction exists such that the initially the axis of the coil is in the direction of field। ठीक है भाई, मतलब इनिशियली जो m वेक्टर होगा या एरिया वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस लाइन का मतलब ये है।
ठीक है। द कॉइल रोटेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो कॉइल है वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से 90 डिग्री घूम जाती है, ऐसा ये कह रहा है। अंडर द इन्फ्लुएंस, उससे पहले इसने क्या बोलिए, इनिशियल एक्सिस ऑफ द कॉइल। अच्छा, इनिशियल एक्सिस ऐसा है, उसके बाद इसको 90 डिग्री घुमा दिया गया है। What are the magnitude of the torque on the coil if the initial and final position? तो इनिशियल पोजीशन में जो θ1 है वो कितना है, 0 डिग्री, और फाइनल पोजीशन में θ2 कितना है, 90 डिग्री। इतना समझ में आ गया। तो यहां पर अगर टॉर्क की बात करेंगे तो टॉर्क एम बी साइन थीटा मतलब कितना हो जाएगा, 0। और यहां पर टॉर्क कितना हो जाएगा, एम बी साइन 90 मतलब एम बी, एम की जगह डाल देंगे बीना साइन थीटा, तो बीना साइन थीटा में थीटा की वैल्यू 90, तो टॉर्क बन जाएगा बीना जी। तो ये हो गई बात। फिर इसका डी पार्ट कह रहा है कि व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड बाय द कॉइल व्हेन इट इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल इज दिस। मेरे प्यारे भोले बच्चों, इसके बाद तुमने उम्मीद छोड़ दी होगी इस क्वेश्चन को करने की। तुम्हें सी तक तो समझ में आया होगा, क्योंकि जो डी पार्ट है उसमें 11वीं का कॉन्सेप्ट यूज होता है। उसने बात कर रखी है कि अगर हम इसको 90 डिग्री रोटेट करके छोड़ देंगे तो उसके पास द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज दिस, तो उसकी एंगुलर स्पीड कितनी हो चुकी होगी हमें बता दीजिए। क्या आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना आता है इन रोटेशन? अच्छा, रोटेशन में नहीं आता। क्या तुमको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, जिससे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के नाम से जानते हैं, वो आता है? वो शायद आता है। देखो, उम्मीद तो मुझे नहीं है कि तुम्हें यहाँ पे जो लिखा है वो सबको समझ में आएगा, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करके देखो। नहीं आ रहा ना? ज़्यादा पीछे चले गए क्या? बस, नहीं, अब ज़्यादा पीछे चले गए। तो ये देखो, इस पहले पार्ट में कोई डाउट है क्या तुमको? अरे यस सर, नो सर। सेकंड पार्ट में कोई डाउट है? पहले पार्ट में फॉर्मूला बेस्ड, दूसरा पार्ट फॉर्मूला बेस्ड, तीसरे पार्ट की लैंग्वेज में ये समझ में आया कि जो एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब दोनों के बीच के जो एंगल है वो कितना है, 0, और बाद में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो तीसरे पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्रॉब्लम किस में फंस रही है, चौथे पार्ट में। चौथे पार्ट को ना, ये तुम चाहो तो लिख लो, क्योंकि ये ना एनसीईआरटी में थोड़ा गंदा मिल सकता है, इसको चाहो तो अपनी भाषा में लिख लो, या इधर लिखा हुआ है, अब फॉर्मूला लिखा हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और टॉर्क की दोनों बातें लिखी हुई हैं, थीटा 0 और 90, इसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है। तो तीनों पार्ट नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। आप लोग लिखना चाहते हैं, लिख लिया, ठीक। अब देखो इसका चौथा पार्ट। चौथा पार्ट का जो हिस्सा है, इस हिस्से को समझने के लिए या तो ये मेथड यूज़ कर लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस पूरे सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की 0 है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं, तो सुनते हैं हम इसको डायरेक्टली कैसे करेंगे इस मेथड से बच के। ठीक है, सुनो। जैसे पोटेंशियल एनर्जी होती है -mb, अभी सिखाया, -mb cos थीटा, और काइनेटिक एनर्जी होती है ½ I⍵², वेयर I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इस मेथड से नहीं बता रहा हूं, इससे तुम फंस जाओगे थोड़ी देर में, क्योंकि इंटीग्रेशन से तो तुम वैसे ही डर लगता है, और फिर उसके बाद ये सब इंटीग्रेशन। अब तुम्हारे लिए सिचुएशन ऐसी है कि पहले जो कॉइल थी, पहले कॉइल का एंगल कितना था, 0। पहले जो θ1 था वो कितना था, 0, और θ2 कितना हो गया, 90 डिग्री। मतलब समझने के लिए ऐसा बोल सकता हूँ कि इधर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और पहले m इधर था इनिशियली, बाद में m इधर हो गया फाइनली। तो ये हो गई इसकी इनिशियल पोजीशन, और ये हो गई इसकी फाइनल पोजीशन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम?
अब इस पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी, या ऐसा बोलना चाहिए कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व के हिसाब से, कंजर्वेशन के हिसाब से हम बोलूँगा यू इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर यू फाइनल प्लस के फाइनल। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो पहले एंगल जीरो है, तो बच्चे लिख लेंगे माइनस एम बी कॉस जीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी तो कुछ है ही नहीं, इनिशियली तो 0 डिग्री पे है तो कोई काइनेटिक एनर्जी थी नहीं। फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, सॉरी पहले पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। तो पहले पोटेंशियल हो जाएगा माइनस एम बी कॉस 90 प्लस काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेंगे तो हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो जाएगा माइनस एम बी कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये निगेटिव में कैसे आ रहा है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी है, निगेटिव में ही रहेगी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इन्होंने 0 से लेके π/2 तक इंटीग्रेट किया है ना, तो cos 90 0। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 से 90 आया है, 90 से 0 आया है। ये व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड बाय द कॉइल व्हेन इट इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री, मतलब 0 से 90 गया है, तो नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, ये नेगेटिव क्यों आ रही है। माइनस ये हो जाएगा तुम्हारे पास b इंटू आई एन है इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से जो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी वो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ये करंट है ध्यान रखना। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड भी ले लूँ, वैसे तो नहीं लेना चाहिए, अभी देखता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन मैं फिर भी अभी ले लेता हूँ। 2b इंटू आई एन ए डिवाइडेड बाई कैपिटल आई, इसका अंडर रूट इतना ओमेगा आ जाएगा। या इसको इन्होंने 2m भी बोल दिया, आई एन ए को इन्होंने m ही रख दिया है क्योंकि m निकाल चुके हैं पहले, तो 2mb बाई आई वैल्यू तो सेम आ रही है। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में अपन ने कुछ डेरिवेशन में गड़बड़ करी है क्या, cos थीटा 190 cos थीटा मतलब नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी ही होगी। ऐसा इसने पहले भी कुछ नहीं बोला कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ऐसा कुछ बोला है क्या, नहीं। अच्छा ये जो लग रहा है, ये जो आ रहा है, इसके पीछे का रीजन जो मुझे लग रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रही है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर नहीं होगी तो पोटेंशियल एनर्जी से वो ओवरकम होके जाएगा कैसे। अगर इसके पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ही नहीं होगी, अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी से इसको घुमाएगा कौन। अगर एक डायपोल ऐसे रखा हुआ है, अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से 90 डिग्री रोटेट करना है, तो रोटेट करने के लिए कोई फोर्स लगना चाहिए। अभी इनिशियली इसकी पोटेंशियल एनर्जी अपने आप में नेगेटिव है, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी की चीज़ इस तरीके से घूम के काइनेटिक एनर्जी गेन कैसे करेगी, वो अभी इसके लिए पॉसिबल नहीं है। मतलब इसको किसी न किसी फोर्स ने घुमाया होगा, वरना ये घूम ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो आइडियली ये मेथड से अगर क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी आ रही है, जो कि मुझे ज़्यादा सही नहीं लग रही। मतलब इसको किसी न किसी एक्सटर्नल फोर्स ने घुमाया होगा, वरना इसको खुद सोचो कि एक एम ये पड़ा हुआ है, बी ये पड़ा हुआ है, ये एम कैसे घूमेगा, इसे घुमाने के लिए कोई ना कोई फोर्स या टॉर्क तो चाहिए ना, बिना फोर्स या टॉर्क के घूम ही नहीं सकता है। इसीलिए यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। इस मेथड में ये इसमें गड़बड़ हो रही है। हालांकि मैग्नीट्यूड से अगर निकालोगे तो मैग्नीट्यूड से आंसर सेम आ जाएगा, लेकिन वो मेथड गलत है। इस क्वेश्चन में ऐसा बोलना चाहिए कि हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा के घुमाया है। इसी चीज़ से बचने के लिए इसने इसको इंटीग्रेशन वाले मेथड से इस्तेमाल किया है। इसने सिंपल ये बोला कि आप जब भी वर्क लिखेंगे तो जो वर्क को आप लिखते हैं तो वर्क क्या होता है, टाउ डी थीटा, है ना। तो या फिर आप इसको वर्क के फॉर्मेट में लिखना है तो ये तुमने लिख दिया
आई इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, मतलब ये लिखा हुआ है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो टॉर्क की जो वैल्यू है, टॉर्क को लिख सकते हैं अपन एम क्रॉस बी, मतलब एम बी साइन थीटा, एंड अल्फा कैन बी रिटन एज डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं आई इंटू डी ओमेगा इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा डी थीटा डी टी, इसका इंटीग्रेशन। अब समस्या ये है कि इधर तो इधर तो थीटा है और इधर डी टी है, तो उसे कन्वर्ट करने के लिए अपन ने चेन रूल का इस्तेमाल किया है। चेन रूल के हिसाब से आप अल्फा को डी ओमेगा बाई डी टी की बजाय ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, अगर डायरेक्टली लिखना है, जैसे अल्फा कैन बी रिटन एज डी ओमेगा बाई डी टी और ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। ये 11th में पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा तो एक बात याद करो, एक्सेलरेशन को लिखते थे डी वी बाई डी टी, दूसरा मेथड होता था वी डी वी बाई डी एक्स। तो डी वी बन गया डी ओमेगा बाई डी टी, और ये बन गया ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। तो यहां पर इसको ये डाल दो ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, तो अब आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा डी ओमेगा एम बी साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। तो जब तुमने थीटा को 0 घुमाया तब तुम्हारा वर्क कुछ भी नहीं हुआ। जब तुमने थीटा को पाई बाई 2 घुमा दिया तो तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ गई। तो ये हो जाएगा आई इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से ओमेगा इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एम बी साइन थीटा का इंटीग्रेशन इज माइनस का कॉस थीटा, लिमिट लगा देंगे फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। ये सॉल्व होके आ गया आई ओमेगा स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास cos 90 इज 0, तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस एम बी कॉस थीटा, प्लस एम बी कॉस थीटा। यहाँ से अपन ने थीटा की जगह 90 है, तो अपन cos 90 मतलब cos पाई सीधा वैल्यू रख देते हैं, तो ये एम बी बचेगा, एम बी और अंदर बचेगा cos 90 इज 0, cos 0 इज 1, तो एम बी बचेगा, तो हो जाएगा आई ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एम बी। ठीक है, दूसरी बात ये कि अब यहां से तुम्हें एक चीज समझ में आई कि इस पे कोई ना कोई फोर्स लगा जिसने इसको घुमाया। ये फोर्स एक्सटर्नल था क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पड़ा हुआ था, उसके बाद घूमा है तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से घूमा है। इस वाले मेथड से आंसर नहीं आने के पीछे का कारण ये है कि अगर वो एक्सटर्नल फोर्स से घूमा है तो उस केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व ही नहीं रहेगी, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के लिए एक्सटर्नल फोर्स का 0 होना जरूरी है। जब अपन ने इसको लगाया था तो पहली लाइन यही बोली थी कि इसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। बट एक्चुअल में अपने को पता चला कि अगर उसको 0 से 90 डिग्री घुमाया है तो उस पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा है। तो ये थोड़ा सा इसका ऑपरेशन कर दिया अपन ने। आप इससे कितना समझेंगे मुझे नहीं पता है, क्योंकि इसका चौथा पार्ट सच में अच्छा है, ये चौथा पार्ट मतलब बोर्ड लेवल का तो नहीं है। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा, उम्मीद ही कर सकते हैं। तो मैं आपको जो सेकंड पार्ट है इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ तो सब है, बाकी ये सब पढ़ के तुम समझ जाओगे कि अभी क्या लिखा हुआ है ना। ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपन ने तब माना है जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं, लेकिन इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तब ये घूम रहा है, वरना घूमेगा ही नहीं। ठीक है, चलो आगे चलें। अच्छा या छोड़ दें? ठीक है भाई, फिर एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे और अपन यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।